हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का आज हम 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है एमीन। तो एमीन चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में कम से कम आपको ये 20 नंबर ये वीडियो दिलाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये 100% मुझे पूरा विश्वास है कि ये बार बार रिपीटेड होते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी पक्का ये आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन सभी चैप्टर का पूरी तरीके से वन शॉट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब समय आ गया है इस बैच को, या मैं ये कहूँ कि सफलता जो सक्सेस नोट्स है उसको आपको प्रोवाइड करने का। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मैं आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले लक्ष्य नोट्स हमने बना दिया है आपके लिए, जो है सामान्य हिंदी का आपका पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देंगे, जो भी टॉपिक हैं, जिसमें गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, निबंध, पत्र लेखन, श्लोक, ये सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। ये नोट्स टाइपिंग नोट्स होंगे, बेहतरीन नोट्स हमने बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये 200 का नोट्स आपको ओनली 99 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है ना। अभी हम आगे आपको बताएंगे एक और भी आपको सुनहरा ऑफर क्या है, वो हम बता देंगे आपको। तो देखिए, अगर आप ओनली हिंदी का नोट्स लेते हैं तो ये 99 रुपए में मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी अब आपको कंप्लीट नोट्स से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अच्छी रणनीति के तहत तैयारी करना है, जिसके लिए हमने महत्वपूर्ण टॉपिक का नोट्स तैयार कर दिया है, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों का हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे। VVI जो इंपॉर्टेंट हमारी अभिक्रियाएं होंगी वो हम देंगे। इंपॉर्टेंट फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन है, वो सब हम आपको दे रहे हैं इस नोट्स में। ये नोट्स आपको जो हम कितने में 199 रुपए में दे रहे हैं। तो ये सभी आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। अब समय नहीं रहा दोस्त, अब समय आपको इंपॉर्टेंट नोट्स से केवल तैयारी करना, क्योंकि समय अब कम बच गया है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये 200 का नोट्स, ये 100 का, मतलब 300 का नोट्स है। ये मैं बात करूं तो 300 का नोट्स है। अगर आप इसको मतलब एक साथ अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और सामान्य हिंदी का सभी इंपॉर्टेंट नोट्स लेंगे तो इसमें हम आपको ओनली, ये आपको कितने में मिल जाएंगे, ओनली 249 रुपए में ये दोनों आपको तीनों मिल जाएंगे। ठीक है ना। जल्दी इंग्लिश के भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। नोट्स प्रत्येक स्टूडेंटों को मुझे विश्वास है कि सभी को लेकर इस नोट से पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% लाना ही है। ठीक है ना। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। वहां पे कैसे लिखना है लिखिएगा, सर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू इतना सुनने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास 12 केमिस्ट्री एमीन वन शॉट वीडियो है, चैप्टर 9। इसमें हमारा सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो है कि कहता है कि एमीन किसे कहते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को परिभाषित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या एमीन किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। और ये टॉपिक आपसे 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो चलिए जी, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, एमीन का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि VVI है, इसको सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना, सभी को। चलिए, तो एमीन क्या है, तो हमने लिखा हुआ है कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल, आर मतलब एल्काइल, AR मतलब एराइल, तो एल्काइल या एराइल समूह, जिसको हमने कोष्ठ में लिख दिया एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो
तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। मतलब जब हम क्या कह रहे हैं कि जब अमोनिया में से अमोनिया के जो हाइड्रोजन यहाँ पे परमाणु है उसको एल्काइल या एराइल समूह द्वारा क्या कर दिया जाएगा? प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एमीन कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि कैसे हो रहा है तो समझिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो जैसे कि ये हमारा अमोनिया है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है ना। अब अमोनिया जो है इससे मान लेते हैं एक एल्काइल समूह, इससे जो एल्काइल मान लेते हैं ये आया और इस पर क्रिया करके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो ये NH2 बन जाएगा, सॉरी NH3 नहीं NH2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे माइनस हम R लिख सकते हैं, माइनस H लिख सकते हैं, मतलब ये एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। समझ रहे हैं हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन था, एक R इसमें जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो वही RNH2 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अमोनिया के जो हाइड्रोजन है उसको एल्काइल या कोई एराइल समूह क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो प्राप्त जो यौगिक होगा वही तो एमीन कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एमीन हो गया। अब हम चाहें तो इससे और भी एमीन बना सकते हैं। मान लेते हैं एक और एल्काइल समूह गया, इसको क्या किया? इसमें से यहां पर क्या कर दिया? मान लेते हैं एल्काइल समूह गया, एक और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला, तो एक और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? 2 एल्काइल समूह जुड़ जाएंगे और यहाँ पे N और H हो जाएगा। यहाँ से H2 बाहर निकल जाएंगे, H2 बाहर निकल गया। निकल सकते हैं ना? बिल्कुल निकल सकते हैं। फिर से अगर हम चाहें तो ये भी हमारा एमीन कहलाएगा। फिर से अगर चाहें तो फिर एक एल्काइल समूह अगर मान लेते हैं, इसमें एल्काइल समूह जाता है और ये एक और हाइड्रोजन है इसको भी बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे? 3 यहाँ पे एल्काइल समूह जुड़ जाएंगे और यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे बस ओनली एक ही ना हाइड्रोजन निकल रहे हैं और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ये हाइड्रोजन बाहर निकला है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्काइल समूह द्वारा क्या हो रहा है? अमोनिया से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। तो जो प्राप्त हमारा यौगिक है ये सभी एमीन ही है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? एमीन है। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एमीन है। ये हमारा क्या है? तो ये भी हमारा एमीन है। ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझा दें तो एमीन का जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझा दें तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये हमारा एमीन है, तो R के मतलब क्या है? एल्काइल समूह। एल्काइल मतलब जैसे CH3 हो गया, तो ये हमारा एल्काइल समूह हो गया। CH3 और NH2 है तो NH2, तो ये हमारा क्या है? एक एमीन है। यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखिए 2 एल्काइल समूह है, तो यहाँ पे एक CH3 फिर से दूसरा CH3 और NH, ये भी हमारा क्या है? एमीन है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 एल्काइल समूह हम जोड़ देते हैं, CH3 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 और ये तीनों के साथ एक यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया, ये भी हमारा क्या है? एमीन है। अब यहाँ पे एल्काइल समूह भी कहा गया है, तो एल्काइल समूह भी तो हम जोड़ सकते हैं ना। तो एल्काइल समूह मतलब क्या होता है? एल्काइल समूह मतलब एक बेंजीन हो गया और इसके साथ NH2 जुड़ गया। देखिए एक बेंजीन अगर मान लेते हैं एल्काइल की जगह पर एराइल जुड़ता तो एराइल को हमने बेंजीन रिंग बना दिया और NH2 है तो NH2। अगर हम 2 को बेंजीन रिंग बनाएंगे तो NH लिख देंगे। तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारा क्या है? एमीन है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल एमीन कहेंगे। बाबू बात को समझिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा बात को समझने के साथ साथ मेहनत भी कीजिएगा। 2 यहाँ पे कार्बन है तो इसको हम एथिल एमीन कहेंगे, एथिल
एमीन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। यहां पे 2 कार्बन है तो एथिल मतलब इसको हम डाई मेथिल एमीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम डाई मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं डाई मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि ये हमारा मेथिल है, 1 कार्बन था तो ये मेथिल, तो 2 मेथिल हो गया ना, तो डाई मेथिल एमीन। यहाँ पे 3 है तो ट्राई मेथिल एमीन हम कर देंगे, ट्राई मेथिल एमीन। ये हमारा क्या है, इसको हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। अब बात को समझिएगा, आपके मैं बोर्ड एग्जाम में बता दूं, ये सभी जैसे एनिलीन टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिलीन किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि लिखिए, सब पूछा जाता है। तो फिलहाल आपको एमीन समझ में आया कि एमीन क्या कहा जा रहा है कि अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर प्राप्त यौगिक ही एमीन कहलाता है। इतना लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर है ऊपर वाला और नीचे वाला ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बनाने की विधि है। इसको मैं एक पोस्ट में बंद कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमने जाना कि एमीन क्या है, अब हम जानेंगे एमीन का वर्गीकरण। तो याद रखेंगे एमीन का जो वर्गीकरण है तो वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन परमाणु से अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो देखिए नाइट्रोजन, यही ना नाइट्रोजन परमाणु है जी, नाइट्रोजन परमाणु है। तो नाइट्रोजन परमाणु से जितने भी एल्काइल या एराइल समूह जुड़े हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर अगर हम एमीन का प्रकार देखें तो 3 प्रकार के वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला हमारा आता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु सर्दी हो गया है दोस्त, ठीक है, सर्दी हो गया है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा दोस्त। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक एमीन, तो कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु से केवल एक, यहाँ पे कह रहा है केवल एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। इसका मतलब आप समझे कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन परमाणु है, उससे एक ही हमारे पास एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एल्काइल समूह जुड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, प्राथमिक एमीन हो जाएगा। जैसे और भी हम दिखा देते, एक एराइल समूह है, ये नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एराइल समूह एक ही नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो अगर नाइट्रोजन परमाणु से एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। जैसे इस पर अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं दोस्त, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जैसे इस पर दे दें तो जैसे कि मेथिल, जैसे कि CH3NH2, ये हमारा मेथिल एमीन हो गया। जैसे कि इसी पर दे तो एल्काइल समूह में जैसे C2H5 और NH2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्राथमिक एमीन के एग्जाम्पल हो गए। इसका नाम है मेथिल एमीन, इसका नाम है एथिल एमीन। अगर हम एराइल समूह पर एग्जाम्पल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, एराइल समूह के लिए एक बेंजीन रिंग है और ये हमारा जुड़ गया है नाइट्रोजन परमाणु के साथ।
तो नाइट्रोजन के साथ अगर एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, बेंजीन मतलब एक एराइल समूह जुड़ गया, तो वो हमारा प्राथमिक एमीन कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 हमने एग्जाम्पल दिया है, इसका नाम मेथिल एमीन, एथिल एमीन, इसको एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। आते हैं द्वितीयक एमीन पे। द्वितीयक एमीन का मतलब क्या है दोस्त? द्वितीयक एमीन का ये मतलब है कि नाइट्रोजन परमाणु से केवल 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। 2 एल्काइल या एराइल समूह, जैसे 2 एल्काइल समूह है और ये हमारे नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 एल्काइल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा तो ये हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक एमीन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे क्या हमने कहा है, जैसे कि यहाँ पे CH3 और NH, तो देख सकते हैं आप 2 एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है कि नहीं नाइट्रोजन परमाणु से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा द्वितीयक एमीन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये मेथिल है ना, तो डाई मेथिल एमीन, क्योंकि 2 मेथिल है तो डाई मेथिल एमीन कहेंगे। जैसे कि एक और हम दे सकते हैं, जैसे कि C2H5 और फिर से C2H5 और यहाँ पे NH, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 2 यहाँ पे कार्बन मतलब 2 एथिल एमीन जुड़े हुए हैं, तो एथिल हम कह सकते हैं, तो डाई एथिल एमीन हम कह देंगे इसको। 2 एथिल है ना, तो डाई एथिल एमीन कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया है? नाइट्रोजन परमाणु से दो क्या है? एल्किल समूह या मतलब जो हम कह सकते हैं एल्किल या एराइल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। अब जैसे कि इसके लिए अगर हम एराइल समूह जोड़ें तो एराइल समूह के लिए क्या हो जाएगा? एक ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, एक और यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया। ये दोनों किससे? ये दोनों इस प्रकार NH, ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 हमारे एराइल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ के होंगे कि नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। तृतीयक एमीन पर अगर आ जाए हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु से केवल 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है, इसे तृतीयक एमीन कहते हैं। जैसे आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 3 R जुड़ा होगा, 1 2 3 और 3 R जुड़ा होगा तो यहाँ पे 3 यहाँ से हाइड्रोजन टोटल हट जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना NH3 था तो 3 अगर एराइल जुड़ेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे तभी तो ये 3 R जुड़ेंगे ना, तो अब यहाँ पे केवल N ही बचेगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे 2 जुड़े थे तो 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले थे, यहाँ पे 1 ही जुड़ा था तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 1 ही हाइड्रोजन हटा था। तो ये बातें हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तृतीयक एमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे CH3 और ये हमारे जुड़े हुए हैं N से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा। तो ये हम लिख भी सकते हैं ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा ये हमारा एग्जाम्पल। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि आपको हम क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारा एक टॉपिक, एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि एमीन किसे कहते हैं तथा उसका वर्गीकरण कीजिए। तो एमीन हमने पीछे बता दिया कि ये एमीन किसे कहते हैं पूरी तरीके से। फिर आपको लिखना है यहाँ पे कि एमीन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। बहुत बेहतर, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है जो आता है कि एथिल एमीन बनाने की मतलब निर्माण की विधि। देखिए एमीन का ही एक प्रकार है जो है एथिल एमीन, जिसका सूत्र होता है C2H5 NH2। तो ये हमारा एथिल एमीन है।
इसको बनाने की हमें विधि जाननी है। तो चलिए जी अब हम जान लेते हैं कि एथिलेमिन कैसे बनता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम, ठीक है ना, जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिलेमिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब प्रोपेनामाइड को हम क्या कराएंगे, जब प्रोपेनामाइड को ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे Br के साथ, ठीक है ना, Br के साथ, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले प्रोपेनामाइड को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोपेनामाइड को ले लेंगे। तो यहाँ पे तो प्रोपेनामाइड का हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। तो प्रोपेनामाइड का सूत्र हो जाएगा C2H5CONS2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो गया, ठीक है ना। तो जब हम प्रोपेनामाइड को क्या करेंगे, प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम Br 2 मात्रा में लेकर और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम 4 मात्रा लेंगे। तो यहाँ से या तो हम यहाँ पे 4 लिख दें, या हम चुपचाप यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक KOH, दूसरा KOH, 3 KOH और 4 KOH। बात को समझिएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाहते तो Br है तो 2 लिख देते आगे तो 2 Br हो जाता, बट उस तरीके से हार्ड लगेगा समझने में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा प्रोपेनामाइड है। तो जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या क्या बनता है ये आप समझिएगा। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे होता ये है तो कि यहाँ पे क्या होता है ये बात आप समझिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं तो यहाँ से 2 पोटेशियम निकलते हैं और 2 ये Br निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम 2 Br के साथ क्रिया करके देख लीजिए, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या निकलते हैं, 2 पोटेशियम 2 Br निकल जाते हैं 2 KBr। ये पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में 2 सबसे पहले इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद अब समझिए क्या बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये बंध टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बंध, ये दोनों बंध है ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे C2H5NH2 समझ रहे हैं, C2H5NH2 सबसे पहले मेन हमारा प्रोडक्ट बनता है C2H5NH2, ठीक है ना। ये एथिलेमिन हमारा बनता है और यहाँ से 2 पोटेशियम 2 KBr के साथ, मतलब 2 Br के साथ KBr निकल के बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, अब ओनली यहाँ पे CO बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 पोटेशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, बात को आपको ये समझना है, K2CO3, हाँ जी। देखिए बात को यहाँ पे ये समझना है कि देखिए यहाँ पर आपको ये जानना है, देखिए यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ से सबसे पहले ये बाहर निकलेगा। देखिए H2O, एक H2O बाहर निकला और दूसरा H2O यहाँ से ये बाहर निकलता है। बात को समझिएगा क्या आप कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकला है यहाँ पे, सबसे पहले C2H5NH2 ये बाहर निकला। दूसरे में क्या हुआ है, 2 पोटेशियम 2 Br के साथ क्रिया करके KBr ये बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पे H2O 2 हाइड्रोजन है तो H2O, एक H2O है H2O यहाँ पे है, 2 H2O है ना, तो ये 2 H2O सबसे पहले
2H2O ये हमारे जल के अणु रूप में बाहर निकल गए। अब बचा ओनली क्या क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे CO बचा हुआ है, यहाँ पे CO बचा हुआ है और यहाँ पे 2 पोटेशियम बचे हुए हैं। तो 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम को हम बताइए K2 लिख सकते हैं, K2 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कार्बन यहाँ पे है तो कार्बन हम लिख सकते हैं। और देखिए ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को K2CO3 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेन अंतिम प्रोडक्ट बनता है। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है, एथिल एमीन है। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एथिल एमीन का निर्माण हो जाता है। ये देखिए बहुत ही हार्ड रिएक्शन है बट हमने आपको इजी करके बताया है इस तरीके से तोड़कर, जिससे आप समझ पाए कि कैसे हुआ है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ से 2 C2H5 और NH2 ये सबसे पहले बाहर निकले, 2 पोटेशियम 2 Br के साथ बाहर निकले, 1 H2O 1 H2O 2 H2O हैं तो 2 H2O के रूप में बाहर निकल गए। अब बचा क्या है, 2 पोटेशियम तो K2C और O3 है तो K2CO3 ये बाहर निकल गया। तो हमारा क्या बना है, यही बात हम कह रहे थे कि जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन का प्राप्त होता है या एथिल एमीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि नोट में एक पॉइंट से याद रख लीजिएगा कि इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। नेमिंग रिएक्शन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अगला हमारा आता है इसका भौतिक गुण। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है तो कहेगा एथिलेमीन बनाने की मतलब निर्माण की विधि लिखिए तथा इसके भौतिक व रासायनिक गुण तथा इसका उपयोग भी लिखिए। और 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये सभी आपके ना जो चैप्टर हम कह सकते हैं, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक के जितने भी चैप्टर हैं, मतलब 6, 7, 8, 9 ये चारों चैप्टरों से आपके क्या होते हैं, सभी 5 नंबर ही लगभग 90% चांस होता है कि इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भौतिक गुण में क्या आ जाता है, तो भौतिक गुण में हमारा सबसे पहला गुण आपको याद रखना है कि अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन गैस और वाष्पशील द्रव होता है। कौन, जो एथिलेमीन होता है, सबसे पहले तो अमोनिया जैसी इसकी गंध आती है और उसके बाद रंगीन गैस होता है, ठीक है ना, रंगीन होगा और वाष्पशील द्रव होगा, वाष्प जैसा होगा जी। दूसरी बात याद रखेंगे कि जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में अगर घोलेंगे एथिलेमीन को तो घुल जाएगा। फिर से यहाँ पे लिखा गया है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगर हम जल में घोल देंगे तो उसको हम पता करेंगे कि ये एक अम्ल है या क्षार, तो वो क्षारीय होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब देखिए जल में तो घुलेगा ही प्लस कार्बनिक विलायकों में भी घुल जाएगा। कार्बनिक विलायक मतलब जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं तो उसमें भी ये घुल पाएगा। तो ये है इसका भौतिक गुण। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला हम आगे अगर बढ़ लें तो इसका अब हम जान लेते हैं रासायनिक गुण भी। रासायनिक गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना ही होता है हमें, तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे कह रहा है कि HCl से क्रिया। रासायनिक गुण भी बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम अगर HCl से क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे हम से लेंगे सबसे पहले हमारा एथिलेमीन। तो एथिलेमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5 NS2, ये हमारा एथिलेमीन हो गया। इसको हम क्या करा देंगे, HCl से क्रिया करा देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे होता यह है दोस्त कि अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं ना तो ये HCl भी इसके साथ, ये हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ जाता है। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, C2H5
NH3 हो जाएगा। NH3 होगा कि नहीं, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 हाइड्रोजन जुड़ गया तो NH3 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे ये Cl जो है ये Cl भी जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से क्रिया होता है और इसका नाम है एथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 2 कार्बन है तो एथिल अमोनिया है तो एथिल अमोनियम क्लोराइड हम कह देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, एथिल अमोनियम क्लोराइड। तो एथिल अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये हमारा क्या है, एथिल एमीन है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। अगर हम क्लोरोफॉर्म CHCl3, यही ना क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो अगर हम जो एथिल एमीन है इसकी क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं तो क्या हमारा बनेगा जी, ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एथिल एमीन को ले लेते हैं। ठीक, एथिल एमीन को हम ले लेंगे तो एथिल एमीन का सूत्र होता है CTH5NH2। ये एथिल एमीन हो गया। अब हम इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा देंगे तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। तो यहाँ पे CHCl3 इस तरीके से लिख देंगे, या आप चाहें थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो हार्ड लगेगा। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए 3 Cl है ना, 3 क्लोरीन है ना Cl, तो 3 क्लोरीन को हम बताइए इस प्रकार 3 बंद से दर्शा सकते हैं, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ऐसे हम दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक क्या लेंगे, एक क्षार भी लेंगे, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी हम क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। ठीक है ना, मतलब जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता हमें पड़ती है, इसीलिए जी। तो अब देखिए इससे होगा क्या, तो देखिए यहाँ से ये 3, यहाँ से समझिए क्या निकलेंगे, यहाँ से ये 3 पोटेशियम और ये 3 क्लोरीन, सबसे पहले तो ये बाहर निकलते हैं। सबसे पहले बाहरी प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, जब इनका क्रिया कराते हैं तो ये 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि 3KCl पोटेशियम क्लोराइड रूप में बाहर निकल जाएंगे। पहले तो बाहर निकल गए ना। चलिए दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, आप समझिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से बात को आप समझेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए और ये तीनों हाइड्रोजन कितने हो गए जी, समझिएगा बात को। 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन और 3 6 हाइड्रोजन हो जा रहा है ना। तो 6 हाइड्रोजन, ये हमारे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को हम 3H2 लिख सकते हैं। 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। और देखिए 3 ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम जोड़ देंगे तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये H2O 3 मात्रा में H2O बनकर बाहर निकल गए। तो अब बचा यहाँ पे क्या, C2H5N यहाँ पे बचा है और इधर केवल यहाँ पे एक कार्बन बचा हुआ है। तो ये हम क्या लिख देंगे, C2H5N और Cn। तो यही तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5NC, ये हमारा बन गया है। और इसको क्या कहेंगे, ये साइनाइड है तो एथिल साइनाइड हम कह देंगे। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, एथिल साइनेट, एथिल साइनेट हम कह देंगे। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एथिल साइनेट का C2H5 और Cn इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, या NC भी हम लिख सकते हैं। ज़्यादातर आप Cn लिखेंगे ना तो थोड़ा और बेटर लगेगा। ठीक है, तो हम C को पहले लिख देते हैं और N को बाद में लिख देते हैं। तो एथिल हमारा साइनेट ये हमारा बन गया है। वैसे आप उस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना। तो ये हमारा एथिल साइनेट बन गया है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कैसे बना हुआ है। कैसे बना, सबसे पहले 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन निकलकर KCl बनाकर बाहर निकले हैं। फिर 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन और 3 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन क्रिया करके 3H2O के रूप में बाहर निकल गए। बचा क्या, C2H5NC। तो C2H5NC हमारा बन गया है। इसको क्या कहेंगे, एथिल साइनेट कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया है। उपयोग की जहां तक बात करें तो इसके मुख्यतः उपयोग हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। सबसे पहला आता है सूती कपड़ों के उद्योग में, मतलब बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये था हमारा 3 इंपॉर्टेंट उपयोग भी हमने डिस्कस कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आए भी होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो एक ही चीज़ मैं कहते आ रहा हूँ और अभी भी फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा गया है कि एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। या एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ साथ औद्योगिक निर्माण की विधि भी पूछ लिया जाता है। तो पहले हम एनिलीन का प्रयोगशाला विधि जानेंगे कि एनिलीन को कैसे हम बनाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है ना। तो चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या से बनाते हैं, चलिए तो ध्यान लेते हैं जी। एनिलीन का सूत्र आपको याद है ना, मतलब एनिलीन का सूत्र होता है C2H5NH2। ये एनिलीन है, या इसी को हम इस तरीके से ये बेंजीन रिंग एक बना देंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से NH2 जोड़ देंगे। ये एनिलीन ही है। ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर NH2 हो या C2H5 के ऊपर NH2 हो, ये दोनों हमारे एनिलीन के ही सूत्र हैं। तो एनिलीन हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हमें नाइट्रोबेंजीन लेना है। नाइट्रोबेंजीन को CN और HCl से साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोबेंजीन को ले लेना है। तो नाइट्रोबेंजीन हम ले लेते हैं जी। चलिए, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C2H5 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और एक उप सहसंयोजक यौगिक के साथ एक O जुड़ जाएगा। यह हमारे क्या हो, नाइट्रोबेंजीन है। अब नाइट्रोबेंजीन को हम क्या कराएंगे, यहाँ पे याद रखेंगे CN और इस पर क्या करेंगे, HCl का क्रिया करा देंगे। CN पर HCl का जब हम क्रिया कराएंगे मतलब क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे अपचयन हम कराते हैं। तो यहाँ पे 6 मात्रा में हमें हाइड्रोजन मिलते हैं और ये 6 मात्रा में हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। अपचयन में हम जानते हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 मात्रा में यहाँ पे मिलेंगे हमें। जब CN HCl से CN पर HCl का हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे अपचयन होगा, 6 हाइड्रोजन मिलेगा। अब ये 6 हाइड्रोजन क्या करता है, ये ज़्यादातर स्टूडेंटों को समझने में दिक्कत आती है समझने में। देखिए यहाँ पे एक बंध ये टूटता है, यहाँ पे ये बंध टूटता है और ये बंध टूटता है। ये तीनों बंध सॉरी 3 बंध नहीं, ये दोनों बंध टूटते हैं। यहाँ का एक बंध, देखिए यहाँ पे 2 बंध है ना, तो दोनों बंध टूटते हैं। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे और 2 ही हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे। ठीक है। तो बात को समझ गए होंगे आप। क्या बन रहा है, सबसे पहले इधर आऊंगे, देखिए तो C2H5N और 2 हाइड्रोजन है तो H2। तो ये हम सबसे पहले बन रहा है C2H5N और फिर से H2। ठीक है ना। C2H5NH2 2 हाइड्रोजन है, NH2 बन गया। तो यह हमारा सबसे पहले एनिलीन बना ना। चलिए उसके बाद प्लस, उसके बाद देखेंगे तो देखिए एक हमारा देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को H2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन है तो O लिख सकते हैं। तो एक H2O बना यहाँ पे, फिर से यहाँ पे भी देखेंगे 2 हाइड्रोजन है तो H2 लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन तो एक O लिख सकते हैं, तो H2O बना। मतलब 2 H2O यहाँ पे बन रहा है, 2 H2O बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2H2O लिख देंगे, 2H2O लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, एनिलीन है।
तो ये हमारा एनिलीन का निर्माण हो गया है। आइए हमारा क्या है, नाइट्रो बेंजीन। तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि नाइट्रोबेंजीन से कैसे हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है, ये समझ के होंगे कि जब नाइट्रोबेंजीन को CN और HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमारा एनिलीन का निर्माण हो जाता है। जहाँ तक बात है औद्योगिक निर्माण की विधि, तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी हम नाइट्रोबेंजीन को ही लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन को ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम नाइट्रोबेंजीन को ही लेते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और एक उपसंयोजक यौगिक के साथ एक ऑक्सीजन। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करते, केवल इसमें CN के साथ जब हम क्या करेंगे, अधिक मात्रा में प्राप्त करना होगा। औद्योगिक निर्माण का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में हमें एनिलीन प्राप्त करना होगा, तो F5 के ऊपर हम क्या करेंगे, HCl से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर भी हमें 6 ही मात्रा में क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्राप्त होंगे, मतलब अपचयन हम कराएंगे। तो ये 6 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से देखिए ये 2 बंध टूटते हैं, यहाँ पे एक बंध टूटता है, इसका बाद फिर से यहाँ पे ऐसे ही जुड़ जाएंगे। ऐसे ही क्या जुड़ेगा दोस्त, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे और 2 ही हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे, C6H5NH2 बन गया, तो यहाँ पे C6H5 NH2 ये हमारा बन गया। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो H2O बना है, तो 2 H2O यहाँ पे बन रहा है ना, तो 2 H2O को H2O लिख देंगे। H2O मतलब 2 H2O है तो 2 H2O लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनिलीन। ये हमारा एनिलीन हो गया। आइए नाइट्रोबेंजीन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए। तो अभी तक हमने क्या जाना, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण की विधि। अब जब भी ऐसे पूछता है तो केवल इतना ही नहीं लिखना है, बल्कि इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखना होता है। तो चलिए भौतिक गुण पर अगर हम आ जाते हैं, तो इसका भौतिक गुण क्या है दोस्त, तो यहाँ पे भौतिक गुण अगर आप देखें तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से पहला हमारा आ जाता है, पहला गुण देखिए, यह रंगहीन द्रव होता है। सबसे पहले रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा और द्रव अवस्था में पाया जाएगा। दूसरी बात, वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर भूरा रंग देता है। वायु द्वारा अगर ऑक्सीकरण होगा तो भूरा रंग देगा। और तीसरी इसकी बात याद रखेंगे कि जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। मतलब अगर हम जल में घोलेंगे एनिलीन को तो नहीं घुलेगा, और कार्बनिक विलायकों में अगर घोलेंगे तो घुल जाएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कार्बनिक विलायक नहीं समझते, तो कार्बनिक विलायक जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, इन सभी में कार्बन पाया जाता है, तो इसमें वो घुल जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हम क्या देखेंगे, HCl से क्रिया। अब HCl से कैसे क्रिया करेगा समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एनिलीन ले लेंगे, C6H5NH2 एनिलीन है। इस पर HCl से अगर हम क्रिया करा देते हैं तो क्या कराएंगे जी, HCl से क्रिया करा देंगे, ये हमारा आएगा हाइड्रोजन, इस पर जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा समझिएगा, C6H5NH3Cl। बात आप समझ गए होंगे, C6H5NH3 हो जाएगा और Cl, तो NH3Cl हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, बेंजीन अमोनियम क्लोराइड हम कह देंगे। क्या कहेंगे जी, बेंजीन अमोनियम, सॉरी एनिलीन हम कहेंगे ना, क्योंकि एनिलीन से बना है, एनिलीन
एनिलीन अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। दूसरा हम जानेंगे H2SO4 से क्रिया, ठीक है ना, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे समझ लेते हैं। तो H2SO4 से अगर हम क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले C6H5 और NH2 ले लेंगे। तो ये दो मात्रा में हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से हम गुणा करा देंगे और H2SO4 से हम क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। H2SO4 से हम क्रिया करा देते हैं तो होता ये है दोस्त, ये हम साइड में लिख दे रहे हैं इसको। तो होता ये है दोस्त, देखिए क्या होता है, होता यह है ना कि यहाँ का देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बात अगर आप समझें, देखिए बात आप समझेंगे इस तरीके से नहीं। H2SO4 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2H और फिर से SO4, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अभी भी H2SO4 ही है, तो ऐसा हम कर दिए, तो ऐसे इसलिए होगा, तो आप समझिएगा। ये देखिए ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझसे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको रिएक्शन थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं बेसिक से वो हमसे पढ़ रहे हैं कि जैसे कि सर आप अच्छे से समझा देते हैं, तो इसीलिए सॉरी हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए बाबू, हम चाहते तो यहाँ पे 2 लिख दिए थे पहले, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। देखिए बात को समझिएगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई दोस्त, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ पे 2 लिख सकते थे, ठीक है, लिखे हुए थे, पर ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। देखिए कुछ नहीं होता है, ये हाइड्रोजन आता है यहाँ पे क्रिया कर लेता है, ये हाइड्रोजन आता है इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। देखिए तो अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, C6H5 और NH3 बनेगा कि नहीं, C6H5NH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये भी जुड़ गया तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, C6H5NH3 बन गया, नीचे भी C6H5NH3 ये भी बन जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको दोनों को हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, इधर नीचे होल्ट वाइज दे देंगे। होल्ट वाइज का मतलब ये 2 बार है, तो 2 बार हो गया। SO4 है तो ये SO4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है। भैया ये तो सर्दी बहुत परेशान कर दिया। चलिए मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा इतना सब कुछ सहने के लिए, पर क्या कर सकते हैं दोस्त। उपयोग में आप याद रख सकते हैं, औषधियों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, और रबड़ के निर्माण में। रंजक मतलब रंगों के निर्माण में, और रबड़ मतलब आप समझ रहे हैं रबड़ उद्योगों में, जितने भी रबड़ वाली चीज़ें होती हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। भैया स्क्रीनशॉट, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, इतना सब आपको परेशानी सहनी पड़ रही है। देखिए पढ़ाना अनिवार्य नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता, इतनी सर्दी हो गई है ना, क्या कह सकते हैं, बट पढ़ाना अनिवार्य है। दस्ती पढ़ाना अनिवार्य है दोस्त, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हमें कराना है।
इतनी बात समझ के होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं होंगे, आपको लगता है कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के निर्माण की विधि। अब ये भी जब भी पूछता है इसके साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब लिखना होता है। चलिए हम समझ लेते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे समझिएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए थोड़ा सा हार्ड प्रक्रिया है, इसको समझना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जब एनिलीन को HCl बनाने, एनिलीन के HCl में बने हिमकारी मिश्रण में NaNO2 का ठंडा विलयन प्रवाहित करने पर क्या बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया होता है। बट ऐसे सच क्या है ना, तो सबसे पहले ऐसे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम प्रक्रिया लिख कर समझाएं, ये तो आपसे कह दिया, कि एनिलीन के HCl से बने जो हिमकारी मिश्रण होगा उस पर जब हम सोडियम नाइट्रेट का ठंडा विलयन प्रवाहित करेंगे तो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। बट ऐसा थोड़ी ना होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है ना कि सोडियम नाइट्रेट को HCl आपस में क्रिया करते हैं। देखिए तीन स्टेप में ये होता है। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट आते हैं और ये HCl से क्रिया कर लेते हैं। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट को HCl से क्रिया करेंगे तो NaNO2 है ना जी। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्त, सोडियम नाइट्रेट और HCl क्रिया करते हैं तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन ये सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं। तो NaCl बनकर Na और Cl बनकर ये तो बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या, HNO2 बच गया। तो ये हमारा HNO2 बचा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे HNO2 बचा हुआ रहता है और उसके साथ ये NaCl भी है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इस एनिलीन को लेते हैं, ठीक है ना। तो एनिलीन को अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, एनिलीन को लेंगे। तो एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NS2। तो ये हमारा सबसे पहले हमने एनिलीन को ले लिया। अब एनिलीन को फिर से हम HCl के हिमकारी मिश्रण मतलब HCl से क्रिया कराएंगे। कह रहे हैं ना एनिलीन के HCl से बने हिमकारी मिश्रण। तो एनिलीन के HCl से बने हिमकारी मिश्रण से हम क्या कराएंगे, अब क्रिया कराते हैं। तो कुछ नहीं होता है, ये हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, C6H5N 3H हो जाएंगे और ये Cl जुड़ जाएगा। तो ये एनिलीन अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये एनिलीन अमोनियम क्लोराइड हम तीसरे स्टेप में फिर से ले लेते हैं, C6H5 और NS3 और Cl। एनिलीन अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया। अब यही एनिलीन अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जो HNO3 है इससे क्रिया करता है। बात को समझिएगा, ठीक है ना। HNO2 से क्रिया करता है और तब जाकर जब ये क्रिया करेगा तब जाकर ये हमारा बना देगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। C6H5 HCl N2 CN2 दो नाइट्रोजन एक Cl नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है।
देखिए क्या होता है दोस्तों, बात को समझिएगा। अभी तक हमने क्या बताया, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं। सबसे पहले हमने सोडियम नाइट्रेट को HCl से क्रिया कराया, सोडियम और क्लोरीन NaCl बनकर बाहर निकल गए और यहाँ पे HNO2 बने हुए थे। तो ये सबसे पहले हमें प्राप्त हो गए हैं, इसका अभी काम नहीं आएगा, इसका काम अभी आएगा। फिर से हम क्या ले लेंगे, एनिलीन कह रहा है, एनिलीन को HCl से, ये जो HCl है इसी का जो बचा हुआ है उससे क्रिया करता है, बेंजीन मतलब बेंजीन डाइसोनियम, बेंजीन अमोनियम क्लोराइड का है या एनिलीन अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर एनिलीन अमोनियम क्लोराइड को अब यही HNO2 है इससे क्रिया करा देते हैं। तो क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बनता कुछ खास नहीं है। यहाँ से समझिएगा, यहाँ से ये हमारा यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और यहाँ के ये 2 ऑक्सीजन, ये बाहर निकलते हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, H2। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 H2O लिख सकते हैं और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर दें। देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 हाइड्रोजन थे 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए। अब बचा क्या, C6H5N, ठीक है ना, C6H5N, 2 नाइट्रोजन है तो N2 और Cl बच गया, तो यही हम लिख देंगे C6H5N2 और Cl, ये हमारा बन गया। यही क्या है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड है, तो यही हम लिख देंगे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो कि 3 स्टेप में बन रहा है ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले ऐसे हमने लिख दिया है कि एनिलीन के HCl से बने हिमकारी मिश्रण में हम जब क्या करते हैं, NONO2 का हम क्या करते हैं, ठंडा विलयन प्रवाहित करेंगे, तब हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता है। बट वास्तव में क्या होता है, पहले ही सोडियम नाइट्रेट और HCl ये आपस में क्रिया करके HNO2 बना लेते हैं और ये हमारे रखे हुए होते हैं, मतलब साइड रहते हैं। अब फिर से जो हमारा एनिलीन को HCl से हम हिमकारी मिश्रण से क्रिया कराते हैं तो एनिलीन अमोनियम क्लोराइड बनता है और ये एनिलीन अमोनियम क्लोराइड इस HNO2 से क्रिया करके तब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। ये तीनों स्टेप आप याद रखेंगे। इसके 3 भौतिक गुण हमने लिख दिया है कि जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को अगर जल में घोल देंगे तो वो विद्युत के क्या होंगे, विद्युत के चालक होंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जल में विलय होते हैं, जल में अगर घोलेंगे घुल जाएंगे। ये अस्थायी होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला आता है इसका रासायनिक गुण। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रासायनिक गुण हमें बताना है जी। तो चलिए हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का यहाँ पर हम बता देते हैं जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का हम यहाँ पर रासायनिक गुण देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या बताया जाता है कि यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को ले लेंगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो या तो आप इस तरीके से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिख दें या C6H5N2Cl भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, CuCl के साथ CuCl याद रखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, CuCl या हम इसके जगह पे HCl भी रख सकते हैं। CuCl या HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से होता क्या है दोस्त, यहाँ से ये 2 नाइट्रोजन सबसे पहले तो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले 2 नाइट्रोजन ये बाहर निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा, बेंजीन के साथ ये हमारा जुड़ जाता है, ये हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर भाग में, बेंजीन के ऊपरी भाग में क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन या बेंजीन क्लोराइड हम कहते हैं,
ठीक है ना। ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले इस प्रकार ये हमारा बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है अगर हम सेंडमेयर अभिक्रिया लगाते हैं तो यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा आता है हमारा गाटरमैन कोच अभिक्रिया। ये थोड़ा हार्ड अभिक्रिया है, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। सभी को मैं सोचता हूँ ना कि मैं ऐसे तो मैं बताना चाहूँ तो तुरंत बता देता हूँ, बट यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि आपको कैसे हम समझाएं जिससे आप इजी वे में समझ पाएंगे हाँ कैसे ये रिएक्शन हो रहे हैं। देखिए दूसरा गाटरमैन कोच अभिक्रिया, इसमें गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम ले लेते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपर मतलब इसको हम क्या करते हैं HCl से क्रिया कराते हैं। एक अम्ल है HCl, एक अम्ल है, इससे हम क्रिया कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में। क्रिया क्या मतलब हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा यहाँ से ये बंध टूटता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बंध टूटेगा तो यहाँ से सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन पहले तो बाहर निकल जाता है। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन ये बाहर निकलता है। बात को आपको ऐसे समझना है कि यहाँ से नाइट्रोजन N2 निकल गया, Cl जुड़ जाएंगे और N2Cl, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे होता ही है दोस्त कि बात को यहाँ पे ये समझना है कि सबसे पहले तो ये हमारा यहाँ से ये हमारा N2 सबसे पहले बाहर निकलता है, तो ये N2 पहले बाहर निकल गया, ये N2 पहले बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरे में हमारा जानते हैं क्या निकलता है, दूसरे में यहाँ का एक HCl, यहाँ का ये हमारा बाहर निकलता है, एक H और एक Cl, ये HCl नहीं, एक हाइड्रोजन एक Cl, ये हमारे क्रिया करके और ये हमारे बाहर निकल जाते हैं HCl के रूप में। बात समझ के। अब इधर बचा क्या, बेंजीन और एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो इसको भी हम चाहे तो इस तरीके से बेंजीन बना दें और इसके ऊपर Cl जोड़ दें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अम्ल के साथ हम क्या कराते हैं, अम्ल के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को भी आपको सबसे पहले तो याद रखना चाहिए और याद रखना है आपको, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला हमारा आता है केसियन से क्रिया। तो इसमें क्या होता है ये भी आप समझ जाइए। केसियन में क्या होता है दोस्त, सबसे पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम ले लेते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ले लिया। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम किससे क्रिया कराएंगे, तो केसियन से हम क्रिया करा देते हैं। केसियन से हम क्रिया करा देते हैं। क्रिया मतलब क्या है, इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। अब किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। तो होता यह है दोस्त यहाँ पे कि यहाँ से यह हमारा यहाँ से सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन निकलता है, तो ये पहले बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया नाइट्रोजन। फिर यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से ये Cl और KCl, मतलब ये इतना बाहर निकलता है, समझ में आ रहा है। KCl ये बाहर निकल गया, तो KCl ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या, बेंजीन के ऊपर ये हमारा Cn जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर Cn जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन के ऊपर जो Cn जुड़ गया ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं,
साइनोबेंजीन कहते हैं, या बेंजीन साइनाइड भी हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे। अगला आता है उपयोग में, इसका केवल याद रखेंगे कि रंजकों, मतलब रंजकों के निर्माण में, रंगों के निर्माण में, और दूसरा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये था हमारा बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आवश्यक सूचना हमें बतानी है आपको, आप परेशान नहीं होंगे, समझिएगा। सबसे पहली बात देखिए, ये हमारा चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, अब कंप्लीट हो भी गया। तो अभी तक हमने चैप्टर 8 तक का वन शॉट करा दिया है, सॉरी चैप्टर 9 तक का। एक चैप्टर और बचा हुआ है जैव अणु, उसका भी हम करा देंगे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि सीरियस होकर अभी आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है और पढ़ते रहिए दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैं प्रत्येक स्टूडेंटों को कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे नोट्स है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और सामान्य हिंदी का, हमारी जो कि 300 का नोट्स ओनली 299 में हम 249 में दे रहे हैं, इसको आप प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। स्कैनर दिया जाएगा, तुरंत पेमेंट कर देंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। ओनली अगर हिंदी का चाहिए तो वो 99 में मिल जाएगा, नीचे नंबर है, मैसेज करके मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।